शाम के 5 बजे थे, लेकिन आसमान में घेराए काले गहरे बादलों ने कुछ अंधेरा सा कर दिया था। तेज बारिश के साथ जोरों की हवाएं और आंधी भी अब चल रही थी। सामने के पार्क में पेड़ घूमते लहराते अपनी प्रसन्नता का इजहार कर रहे थे। भानु प्रताप का मन हुआ कि कमरे के सामने की बालकनी में कुर्सी लगाकर मौसम का लुत्फ उठाया जाए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि आरती कमजोर दुर्बल शरीर तेज हवा सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने आरती की ओर देखा। वह पलंग पर आंखें मूंदकर लेटी हुई थी। भानु प्रताप ने आरती से पूछा, अदरक वाली चाय बनाऊं, पियोगी? अदरक वाली चाय आरती को बहुत पसंद थी। उसने धीरे से आंखें खोली और मुस्काई। श्याम से कहिए ना, वह बना देगा। उखड़ती सांसों से वह इतना ही कह पाई। अरे श्याम से क्यों कहूँ? यह क्या मुझसे ज्यादा अच्छी चाय बनाएगा? तुम्हारे लिए तो चाय मैं ही बनाऊंगा। यह कहकर भानु प्रताप किचन में चले गए। जब वह वापस आए तो ट्रे में 2 कप चाय के साथ कुछ बिस्कुट भी रख लाए। उन्होंने सहारा देकर आरती को उठाया और हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया। बिस्कुट आगे कर दिए। नहीं जी, कुछ नहीं खाना। यह कहकर आरती ने बिस्कुट खाने से इनकार कर दिया और प्लेट को भी सरका दी। बिस्कुट चाय में डुबोकर उनकी बात पूरी होने से पहले ही आरती ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आरती की हालत देखकर भानु प्रताप का दिल भर आया। उसका खालीपन लगभग ना के बराबर हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे। वजन अब एकदम से घट गया था। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि उसकी हालत भानु प्रताप से देखी नहीं जा रही थी। स्वयं को अत्यंत विवश महसूस कर रहे थे। अपनी किस्मत के आगे हारते चले जा रहे थे। भानु प्रताप सोच रहे थे, ये कैसी विडंबना थी कि डॉक्टर होकर उन्होंने न जाने कितने मरीजों को स्वस्थ किया होगा, किंतु खुद अपनी पत्नी के लिए वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। बस धीरे धीरे अपने प्राणों से भी प्रिय अपनी पत्नी आरती को मौत के मुंह में बस जाते हुए भीगी आंखों से देख रहे थे। भानु के जहन में वह दिन उतर आया जिस दिन वह आरती को ब्याह कर अपने घर लेके आए थे। अम्मा अपनी सारी जिम्मेदारियां बहू को सौंपकर निश्चिंत हो गई थी। कोमल सी दिखने वाली प्यारी सी आरती अब जिम्मेदारियों के तले दब गई थी। खुले दिल से अपनी हर जिम्मेदारी को पूरे मन से स्वीकारा और घर के किसी भी सदस्य को कभी भी उसने किसी भी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं दिया था। उसके सौम्य व सरल स्वभाव ने परिवार के हर सदस्य को उसका कायल बना दिया था। सारे सदस्य आरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। भानु इन दिनों मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर के पद पर थे। साथ ही घर के अहाते में एक छोटा सा क्लिनिक भी उन्होंने खोल रखा था। वह क्लिनिक वह स्वयं ही चलाते थे। स्वयं को एक योग्य और नामी डॉक्टर के रूप में भी देखने की, बस शोहरत पाने की उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी। घर का मोर्चा अकेले अब आरती ने ही संभाल रखा था, पर वह सुबह से रात तक अपने कामों में ही व्यस्त रहती थी। नई नवेली पत्नी के साथ प्यार के मीठे पल गुजारने की फुर्सत भानु प्रताप को अब बिल्कुल नहीं थी, या फिर शायद आरती ने जरूरत ही नहीं समझी थी, या फिर यूं कहिए कि अनमोल क्षण उन दोनों की ये किस्मत में ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि आरती को तमाम सुख सुविधा व ऐशो आराम में रखकर वह पति होने का फर्ज बखूबी से निभा रहे हैं, जबकि सच तो यह था कि आरती की भावनात्मक आवश्यकताओं की
पूर्ति से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। आरती का मन तो बस यही चाहता था कि आरती उसके साथ सुकून व प्यार के 2 पल गुजारे। वह तो यह भी सोचती थी कि आरती मेरे साथ जितना भी समय बिताएंगे उतने ही पल उसके जीवन के अनमोल पल कहलाएंगे। लेकिन अपने मन की यह बात आरती कभी भी भानु प्रताप से कह नहीं पाई। और जब आरती समझ पाई और जब तक ये सब भानु प्रताप समझते उसको वक्त देने के लिए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साथ साथ भानु की महत्वाकांक्षा भी अब बढ़ने लगी थी। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर और सारी जमा पूंजी लगाकर उन्होंने एक सुविधा युक्त नर्सिंग होम खोल लिया। आरती ने तब अपने सारे गहने उनके आगे रख दिए थे। हर कदम पर वह भानु का मौन संबल बन रही थी। उनके जीवन में एक घने वृक्ष की शीतल छांव देती रही आरती भानु की मेहनत रंग लाई। कुछ समय बाद सफलता भानु के कदमों को अब चूमने लगी थी। कुछ ही समय में उनके नर्सिंग होम का काफी नाम हो गया था। वहाँ उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और सिर्फ अपने नर्सिंग होम पर ही ध्यान देने लगे थे। इसी बीच आरती ने भी अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। आरव और नव्या को जन्म दिया और वह उनकी परवरिश में ही अपनी खुशी तलाशने लगी थी। जिंदगी एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चल रही थी। भानु के लिए उसका अपना काम था और आरती के लिए उसके बच्चे। बस सामाजिकता का निर्वाहन था। अम्मा बाबूजी का देहांत हो गया और ननद की शादी के बाद आरती अब और ज्यादा अकेलापन महसूस करने लगी थी। बच्चे भी बड़े होकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। भानु के लिए पत्नी का अस्तित्व सिर्फ इतना था कि भानु समय समय पर आरती को उसे ज्वेलरी, कपड़े गिफ्ट कर दिया करते थे। आरती का मन किस बात के लिए ललायत है, यह जानने के लिए कभी भी भानु ने कोशिश ही नहीं की थी। जिंदगी ने भानु को एक मौका दिया था। कभी कोई फरमाइश न करने वाली आरती, उनकी पत्नी, एक बार उन्हें अपने दिल की गहराइयों से वाकिफ भी नहीं कभी उसने कराया था। लेकिन उसके दिल का दर्द और आंखों के सूनेपन को अनदेखा वो करते रहे थे। उस दिन आरती का जन्मदिन था। उन्होंने प्यार जताते हुए उससे पूछा था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाऊं आरती। तब आरती के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई थी। उसने धीमी आवाज में भानु से बस इतना ही कहा था, तोहफे तो आप मुझे बहुत दे चुके हो, अब तो बस आप का सानिध्य मुझे मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। भानु बोले, वह भी मिल जाएगा, सिर्फ कुछ साल मेहनत और कर लूं और अपनी और बच्चों की लाइफ को सेटल कर लूं, फिर तो तुम्हारे साथ ही समय गुजारना है। कहते हुए भानु ने आरती को एक कीमती साड़ी का पैकेट थमा दिया था। पैकेट देकर भानु प्रताप हमेशा की तरह अपने अब काम पे चले गए थे। आरती ने फिर भी कभी भानु से कुछ नहीं कहा। आरव भी भानु के नक्शे कदम पर चलकर एक अच्छा डॉक्टर बन गया था। उसने अपनी कलिंग गीता से विवाह की इच्छा जाहिर की और आरव को उसकी सहर्ष अनुमति भी मिल गई थी। अब भानु को बेटा बहू का सहयोग भी मिलने लगा था। फिर नव्या का विवाह भी हो गया था। भानु अब आरती और अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए थे, लेकिन परिस्थिति आज भी बिल्कुल
पहले की तरह ही थी, कुछ भी नहीं बदला था। आरती अब भी भानु के सानिध्य के लिए तरस रही थी, लेकिन भानु प्रताप कुछ वर्ष और काम करना चाहते थे, तभी और सेटल होना चाहते थे। शायद सब कुछ इसी तरह चलता रहता अगर आरती बीमार न पड़ी होती। एक दिन जब सब लोग नर्सिंग होम में थे, तब आरती चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। घर के नौकर श्याम ने जब फोन पर बताया तो सब घबराकर घर आ गए। फिर शुरू हुआ टेस्ट कराने का सिलसिला। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि आरती को ओवेरियन कैंसर है। भानु प्रताप यह सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गए, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने अपने मित्र कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भागवत को आरती की रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने तो देखते ही साफ कह दिया था कि भानु, तुम्हारी पत्नी को ओवेरियन कैंसर हुआ है। इसमें कुछ ही तो बीमारी के लक्षण का पता देरी से भी चलता है, और कुछ इन्होंने अपनी तकलीफों को छिपाया भी है। अब तो इनका कैंसर चौथे स्टेज पर है और अब यह शरीर के दूसरे अंगों तक भी फैल चुका है। चाहो तो सर्जरी या कीमोथेरेपी कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं होता है। अब तो जो शेष समय है इनके पास, उसमें ही इनको खुश रखो। यह सुनकर भानु को लगा कि उसके हाथ पैर से दम ही निकल गया, और उन्होंने इस बात का यकीन भी नहीं हुआ कि आरती अब इतनी जल्दी इस तरह उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली जाएगी। वह तो हर वक्त एक खामोश साये की तरह उनके साथ रहती थी। भानु की हर छोटी बड़ी जरूरत को उनके कहने से पहले ही पूरा कर देती थी। आरती फिर क्यों अचानक उसके बिना अब वह क्या करेंगे। अब उन्हें जाकर लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी है। आरती के अस्तित्व को कभी कोई कद्र नहीं की, उसे कभी महत्व ही नहीं दिया। भानु ने उनके लिए तो वह सब एक मूक सहचरी की तरह थी, जो उनकी जरूरतों को हर वक्त उनसे कहने से पहले और पूरा कर देती थी। नजरों के सामने हमेशा वह मौजूद रहती थी। इससे ज्यादा कोई अहमियत नहीं दी भानु ने आरती को। आज प्रकृति ने न्याय किया था। भानु को अपनी की हुई गलती की आज प्रकृति ने उनको सजा दी थी। जिस महत्वाकांक्षा के पीछे भागते भागते उनकी जिंदगी गुजरी थी, जिसका उन्हें बेहद गुमान था, आज उनका सारा गुमान, गुरूर व शान तुच्छ लग रही थी। अब जब उन्हें पता चला कि आरती के जीवन का बस अब कुछ समय ही शेष है, बाकी तो उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, तब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके जीवन का कितना अहम हिस्सा थी। आरती के बिना जीने की कल्पना मात्र से ही वे अब सिहर उठे थे। महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते भागते वे हमेशा आरती को अपेक्षित करते रहे, लेकिन अब अपनी सारी सफलताएं उन्हें बेमानी लगने लगी थी। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब नर्सिंग होम नहीं जाऊंगी, अपने घर पर ही रहकर मम्मी जी का ध्यान रखूंगी। उनकी बहू गीता कह रही थी। भानु ने यह एक गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, नर्सिंग होम अब तुम ही संभालोगी। तुम्हारी मम्मी को हर वक्त सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत है। उसने मेरे लिए बहुत कुछ त्याग किया है।
उसका यह ऋण तो मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, किसी भी हालत में नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन कम से कम अंतिम समय में उसका साथ तो जरूर निभाऊंगा। उसके बाद मैं भानु ने नर्सिंग होम भी जाना अब छोड़ दिया था। वे घर पर ही रहकर आरती की देखभाल करते, उससे दुनिया जहान की बातें करते, कभी कोई बुक पढ़कर सुनाते तो कभी साथ बैठकर टीवी देखते थे। वे किसी भी तरह आरती के जाने के पहले बीते वक्त की अब भरपाई करना चाहते थे, मगर वक्त उनके साथ नहीं था। धीरे धीरे आरती की तबीयत और भी बिगड़ने लगी थी। भानु उसके सामने तो संयम में रहते थे, मगर अकेले में उनके दिल की पीड़ा आंसुओं की धारा बनकर बहने लगती थी। लेकिन आरती की कमजोर काया और सूनी आंखें भानु के हृदय में सूल की तरह चुभती रहती थीं। वे स्वयं को आरती की इस हालत का दोषी मानने लगे थे। वह उनके मन में आरती के खो देने का डर भी रहता था। वे जानते थे कि दुर्भाग्य तो उनकी नियति में लिखा जा चुका है, लेकिन आरती के उस आखिरी क्षण की कल्पना करते हुए हमेशा वह भयभीत होते रहते थे। अंधेरा हो गया है जी, आरती की आवाज से भानु की तंत्रा टूटी। उन्होंने उठकर लाइट जला दी। देखा कि आरती का चाय का कप आधा कप भरा हुआ रखा था और वह फिर से आंखें मूंदे टेक लगाकर बैठी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। भानु ने चुपचाप से चाय का कप उठाकर किचन में जाकर सिंक में डाल दिया था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर अभी तेज बारिश हो रही थी। वह देख रहे थे कि हवा का ठंडा झोंका आकर उन्हें छू गया है, लेकिन अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने अपनी आंखों के कोरों को पोंछा और श्याम को आवाज लगाकर खिड़की बंद करने को कहा और खिचड़ी बनाने को कहा। खिचड़ी भी मुश्किल से 2 चम्मच ही खा पाई थी आरती। आखिर में भानु उसकी प्लेट उठाकर किचन में रखाए। तब तक आरव और गीता भी नर्सिंग होम से अब लौट आए थे। कैसी हो मम्मा? आरव ने प्यार से आरती की गोद में लेटते हुए बोला। आरती, ठीक हूँ मेरे बच्चे। मुस्कुराते हुए आरती ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में बोली। भानु ने देखा कि आरती के चेहरे पे असीम संतोष था। अपने पूरे परिवार के साथ होने की उसे एक खुशी थी। वह अपनी बीमारी से भी अनजान नहीं थी, परंतु फिर भी वह प्रसन्न ही रहती थी। जिस अनमोल सानिध्य की आस लिए आरती बरसों से जी रही थी, वह अब उसे बिना मांगे ही मिल रहा था। पर अब वह तृप्त थी, इसलिए आने वाली मौत के लिए कोई डर या अफसोस आरती के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चे काफी देर तक माँ का हाल चाल पूछते रहे, उसे अपने दिन भर के काम के बारे में बताते रहे। फिर आरती का रुख देखकर भानु ने उनसे कहा, अब खाना खाकर आराम करो, दिन भर काम करके थक गए होंगे। पापा, आप भी खाना खा लीजिए, गीता ने भानु से कहा। भानु ने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है बेटा, मैं बाद में खा लूंगा। बच्चों के जाने के बाद आरती अब फिर से आंखें मूंदकर लेट गई थी। भानु ने धीमी आवाज में टीवी ऑन कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में ही उनका मन टीवी से भी अब ऊब गया था। अब उन्हें थोड़ी भूख लग गई थी, लेकिन खाना खाने का भी मन नहीं किया।
उन्होंने सोचा आरती और उसके लिए दूध ही ले आए। किचन में जाकर भानु ने 2 गिलास दूध गर्म किया। तब तक आरव और गीता खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। आरती, दूध लाया हूँ। कमरे में आकर भानु ने आरती को धीरे से आवाज लगाई, लेकिन आरती ने अब कोई जवाब नहीं दिया था। उन्हें लगा कि वह सो रही है। उन्होंने उसके गिलास को ढककर रख दिया और खुद पलंग के दूसरी ओर बैठकर दूध को पीने लगे। भानु ने आरती की तरफ देखा। उसके सोते हुए चेहरे पर कितनी शांति दिख रही थी। एक अलग ही सुकून दिख रहा था। सुकून की झलक उसके चेहरे पर बहुत प्यारी लग रही थी। भानु का हाथ बस ही उसका माथा सहलाने के लिए आगे बढ़ा। फिर वह चौंक पड़े, दोबारा माथे और गालों को स्पर्श किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि आरती का शरीर ठंडा था। वह सो नहीं रही थी, बल्कि हमेशा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो चुकी थी। भानु को जो डर था, इतने महीनों से डर रहा था, जिसके लिए आज वे उसके वास्तविक रूप का सामना कर रहे थे। कुछ समय के लिए वे एकदम सुन्न हो गए। उन्हें अब समझ ही नहीं आया कि वे क्या करें। फिर धीरे धीरे भानु की चेतना जागी। पहले सोचा कि जाकर बच्चों को खबर दे दूं, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गए। सारी उम्र आरती भानु के सानिध्य के लिए तड़पी थी, लेकिन आज भानु एकदम तन्हा हो गए थे। अब वे आरती के समीप के लिए तरस रहे थे। अश्रुधारा उनकी आंखों से अविरल बहे जा रही थी। वे आरती की मौजूदगी को अपने दिल में महसूस करना चाह रहे थे, पर इस एहसास को अपने अंदर समेट लेना चाहते थे, क्योंकि बाकी की तन्हा जिंदगी उन्हें अपने इसी दुख भरे एहसास के साथ व पश्चाताप के दर्द के साथ ही तो गुजारनी थी। भानु के पास केवल एक ही रात थी। अपने और अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी के सानिध्य के इन आखिरी पलों में वे किसी और की दखलंदाजी नहीं चाहते थे। उन्होंने कमरे की अब लाइट बुझा दी और निर्जीव आरती को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन भानु की आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। काश भानु अपने जीवन के व्यस्त क्षणों में से कुछ पल आरती के लिए निकाल पाते, उसके साथ कुछ समय गुजार पाते, तो शायद आरती भानु को छोड़कर दूर और बहुत दूर नील गगन के पार नहीं जाती। भानु के सानिध्य की तड़प अपने साथ लेकर आरती अब हमेशा के लिए चली गई। भानु को ये पश्चाताप का असहनीय दर्द देकर वो अब बहुत दूर जा चुकी थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।